सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट पार्ट। ठीक, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, कि हमारे बॉडी में जब हम लोग कोई फूड अगर खाते हैं तो वो कैसे हमारे बॉडी के अंदर में जाकर जो है डाइजेस्ट होता है, क्या क्या प्रोसेस जो है इंक्लूड होता है, वो सारी की सारी चीजें अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, Digestion start as soon as we start chewing food and the saliva mixed with it। जब हम लोग खाना को कंज्यूम करते हैं, हमारे माउथ तक लेके जाते हैं, जैसे ही हम लोग फूड को अपने माउथ तक लेकर जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर डाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग फूड में माउथ में अपने फूड को जब एंटर करते हैं तो वहां पर सैलिवरी ग्लैंड से क्या होता है, सलाइवा जो है मिक्स होता है किसके साथ, फूड के साथ। ठीक है, अभी सलाइवा मतलब हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार बोलते हैं ना। विद इट सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय द न्यूमेरस सैलिवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ। जब हम लोग अपने माउथ में फूड को जैसे ही लेकर गए तो हमारे माउथ में एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो होता है वो क्या करता है, तुरंत जो है सलाइवा का जो है प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। थ्री पेयर ऑफ देम आर क्वाइट लार्ज। और उसमें से जो तीन पेयर्स हैं, अब अलग अलग पेयर्स में हमको मिलते हैं जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, तो तीन पेयर बेसिकली हमको हमारे माउथ में जो है मिलते हैं और ये काफी बड़े होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सलाइवा हैज एन इफेक्ट ऑन द सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च इन द फूड दैट वी ईट। और ये जो जो सलाइवा होता है ना, वो सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को। जैसे स्टार्च, स्टार्च जो होता है उसको सबसे ज्यादा क्या करता है, सलाइवा जो है इफेक्ट करता है। ठीक है, कैसे करता है, एक एक्टिविटी से हम लोग इसको समझते हैं। वी वुड नीड अ टी स्पून ऑफ व्हीट फ्लोर। हमको एक टी स्पून क्या चाहिए, व्हीट फ्लोर चाहिए, मतलब गेहूं का आटा चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए जिसको हम लोग टिंचर बोलते हैं, टू बीकर्स चाहिए, टू टेस्ट ट्यूब चाहिए एंड द एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड जो है हमको, ये बेसिक चीजें हमको जरूरत पड़ेंगी। करना क्या है, नाउ ऐड हाफ अ टी स्पून ऑफ व्हीट फ्लोर टू द हाफ अ बीकर अराउंड 125 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। आपको एक बीकर लेना है, उस बीकर में आपको क्या करनी है, 125 ml जो है डिस्टिल्ड वाटर जो है आपको बीकर में डालना है। ठीक है, जैसे ही आप उसमें डालोगे फिर आपको क्या करना है, उसमें हाफ अ टी स्पून मतलब आधा टी स्पून जो है उसमें आपको फ्लोर, व्हीट फ्लोर जो है उसमें आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, नाउ टेक अ लिटिल ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, add a few drop of tincture iodine and see if it turns blue black or not. This is gives the confirmatory test for the presence of the starch। हमने वाटर लिया, इसमें हमने एक टीस्पून क्या कर दिया, व्हीट फ्लोर को ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर दिया। फिर मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसमें से कुछ सॉल्यूशन को लेंगे, कुछ सॉल्यूशन यहाँ से बाहर निकालेंगे और उसको रखेंगे किसी कंटेनर में। फिर यहाँ से जो व्हीट फ्लोर और जो पानी का जो मिक्सचर है इसको यहाँ पर लेकर आएंगे और इसमें हम लोग कुछ ऐड करेंगे, क्या, आयोडीन का सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ही इसमें हम लोग आयोडीन का सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो अगर ये इसका कलर पहले येलो था, अब येलो से अगर या येलो के अलावा कुछ और था, तो अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है तो ब्लू ब्लैक में जैसे ही कन्वर्ट होगा वो एक क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, कि इस किसी भी सब्सटेंस में अगर आप आयोडीन डालते हो और आयोडीन डालने के बाद उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब वो किस चीज को बताता है कि उस पर स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है करके। ठीक है, तो स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन लो उसमें टिंचर आयोडीन डालो, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा इट शोज दैट इट कंटेन स्टार्च। तो इसमें जब आप डालोगे तो आपको ब्लू ब्लैक दिखता है कि नहीं, आपको नोटिस करना है। इन केस इट डज नॉट, अगर आप यहाँ पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हो और ये जो है ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, इसमें और व्हीट फ्लोर को ऐड करना है और तब तक ऐड करके सॉल्यूशन बनानी है तब तक आपको स्टार्च का जो है कंफर्मेशन ना मिल जाए। और स्टार्च प्रेजेंट है कैसे पता चलेगा, आयोडीन का सॉल्यूशन डालो, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हुआ मतलब उसमें जो है प्रेजेंट होगा। तो आप अगर नहीं है तो पहले वाला जो सॉल्यूशन था उसमें और व्हीट डालोगे और गेहूं का आटा डालोगे और मिक्स करोगे, फिर निकालोगे, फिर टेस्ट करोगे, नहीं होगा और करोगे, तब तक करते रहोगे जब तक स्टार्च कंफर्म ना हो जाए। ठीक है, नाउ टेक टू टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम एज ए एंड बी रिस्पेक्टिवली।
कीप देम इन अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड, एड 20 to 25 ड्रॉप ऑफ व्हीट फ्लोर सॉल्यूशन टू द बोथ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दो, ये तो पहला पार्ट था ना, पहले पार्ट में जब आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हीट फ्लोर में क्या होता है, स्टार्च जो है प्रेजेंट होता है। अब आपको दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं इस तरीके से, और उन टेस्ट ट्यूब का नाम देना है ए और बी। तो मान लो ये दो टेस्ट ट्यूब हैं ए और बी। अब इसमें आपको क्या डालना है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डालना है, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डालने के बाद आपको इसमें क्या करना है, व्हीट फ्लोर जो है मिक्स करनी है। ठीक है, नाउ टू टेस्ट ट्यूब ए एड अ सिमिलर अमाउंट ऑफ योर सलाइवा। और ये जो टेस्ट ट्यूब ए है, इसमें आपने जितना ड्रॉप जो है व्हीट फ्लोर का डाला होगा, या जितना आपने व्हीट फ्लोर का मिक्सचर बनाया होगा, उतने ही अमाउंट में अभी आपको क्या करनी है, इसमें आपका सलाइवा जो है मिक्स करना है। मतलब आपके माउथ से जो सलाइवा निकलती है उसको इसमें डालनी है। डू नॉट एड एनीथिंग टू द टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए में आपको करनी है सलाइवा ऐड करनी है, टेस्ट ट्यूब बी में नहीं करनी है। लीव द सेटअप फॉर द अबाउट 2 आवर्स, और इस पूरे सेटअप को 2 घंटे के लिए छोड़ दो। Then add a few drop of iodine solution to the both the test tube A and B. Observe which one show presence of starch. इसके बाद आपको दोनों में क्या डालनी है, आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है। आयोडीन का सॉल्यूशन डालने के बाद आपको पता चलेगा कि जो टेस्ट ट्यूब ए है ना, इसका कलर चेंज होकर क्या हो गया होगा, ब्लू ब्लैक जो है हो गया होगा। और इसका जो कलर है इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें व्हीट फ्लोर का जो अमाउंट था वो कम था, स्टार्च का अमाउंट कम था, तो जल्दी नहीं दिखेगा। इसमें हमने क्या किया, व्हीट फ्लोर भी डाला और हमने हमारा सलाइवा भी डाला। तो हमारा जो सलाइवा होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। तो जो टेस्ट ट्यूब ए है, इसमें भी हमने सेम अमाउंट ऑफ व्हीट फ्लोर डाला है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें सलाइवा डाला तो सलाइवा ने क्या किया, उस व्हीट फ्लोर के कार्बोहाइड्रेट को एक्टिव कर दिया, जिसके कारण से टेस्ट ट्यूब ए का जो सॉल्यूशन है उसका कलर ब्लू ब्लैक जो है हो गया। ठीक है, एक्टिविटी 2 देखो, यहाँ पर सेम एक्टिविटी आपको यहाँ पर करने के लिए दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट जो है नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन। हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स मिलते हैं, जैसे सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं, हमारे स्टमक में मिलते हैं, तो अलग अलग एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये सब एंजाइम्स जो है क्या होते हैं, मोस्टली प्रोटीन ही होते हैं। देयर आर न्यूमरस ऑफ दीज प्रेजेंट विद इन द सिंगल सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में क्या होता है, अलग अलग सिंगल सेल में बहुत सारे अलग अलग सेल्स में जो है एंजाइम्स जो है मिलते हैं। All reaction related to synthesis and the breakdown are speeded up in the mediated by the enzymes. हमारे बॉडी में कोई भी रिएक्शन हो, चाहे डाइजेशन का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, उसको स्लो डाउन करना है, उसको स्पीड अप करना है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो कौन होते हैं, एंजाइम्स ही होते हैं। एंजाइम्स हैव द सम रिमार्केबल प्रॉपर्टीज। क्यों? इनके पास एक अच्छी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, जो किसी चीज को एक्साइटेड भी कर सकता है, बॉडी के किसी पार्ट को एक्साइटेड कर सकता है, या बॉडी के अंदर में जो प्रोसेस हो रहा है उसको एक्साइटेड भी कर सकता है और ब्रेक डाउन भी कर सकता है। टेक फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम पेप्सिन सीक्रेटेड इन आवर स्टमक। एक एग्जाम्पल लेते हैं पेप्सिन का। ये एक एंजाइम है जो कि हमारे स्टमक से प्रोड्यूस होता है। इट कैन डाइजेस्ट अराउंड 50 टाइम्स इट्स वेट ऑफ प्रोटीन इन आवर फूड इन एन आवर। ये जो पेप्सिन नामक एंजाइम है ना, ये 1 घंटे में, मान लो हमारे स्टमक में 20 ग्राम जो है क्या हुआ, पेप्सिन का रिलीज हुआ। किसने किया? हमारे स्टमक ने मान लो 20 ग्राम क्या किया, पेप्सिन का प्रोडक्शन किया। तो इस 20 का आप 50 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1000 ग्राम। तो जितना ग्राम या जितना वेट जो है पेप्सिन रिलीज होता है, उससे 50 गुना ज्यादा वो प्रोटीन को क्या कर सकता है, पचा सकता है। मतलब 20 ग्राम पेप्सिन 1000 ग्राम मतलब 1 केजी प्रोटीन को क्या कर सकता है, डाइजेस्ट जो है कर सकता है 1 घंटे में। Most of our life processes are accomplished by the enzymes secreted within the cell or by the cell of our body. जितने भी हमारे लाइफ में प्रोसेसेस होते हैं, सारे प्रोसेस को अकम्प्लिश करने में एंजाइम्स का जो है बहुत बड़ा रोल होता है, और ये एंजाइम्स अलग अलग सेल से हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं। Digestive enzymes are either secreted directly from the wall of gut into the cavity or the gland outside the gut and the flow into the some other tubes. जो डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, या तो वो डायरेक्टली हमारे स्टमक में या हमारे गट मतलब ट्यूब पाइप जो हमारा
पाइप होता है उसमें से रिलीज होता है, या तो किसी बॉडी के दूसरे जगह से वो जूस या वो लिक्विड रिलीज होती है और फिर बाद में वो कहाँ जाती है, हमारे फूड में मिक्स होती है। तो फूड को मिक्स करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो डायरेक्टली या तो स्टमक से भी आ सकते हैं या बॉडी के अदर पार्ट से भी जो है आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन जो है कैसे होता है, देखो। आफ्टर डाइजेशन इन माउथ फूड रिचेज द स्टमक। हमारे माउथ में जब फूड को डालते हैं तो जितना उसका डाइजेशन होना होता है उतना डाइजेशन वहां पर हो जाता है। इसके बाद जो फूड होती है वो कहाँ पहुंचती है, स्टमक में पहुंचती है। अब माउथ से स्टमक तक की डायरेक्टली नहीं पहुंचती, वो किसके थ्रू पहुंचती है, पैसेज ऑफ फूड लुब्रिकेटेड बाय द म्यूकस सीक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द गट एंड द पोस्ट फॉरवर्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड द पेरिस्टालसिस। मतलब माउथ में जो हमारा फूड है ना वो स्टमक तक पहुंचता है एक पाइप के थ्रू। ये मान लो हमारा माउथ है और यहाँ पर है हमारा स्टमक, तो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचता है, ये एक जो है ये किसके थ्रू पहुंचता है, पाइप के थ्रू जो है पहुंचता है। और इस पाइप को बोलते हैं फूड पाइप। और इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, ये जो फूड पाइप है ना ये क्या होता है, बार बार जो है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन ऐसा करते रहता है। और इसी कॉन्ट्रैक्शन और इसी एक्सपांशन के थ्रू ये जो फूड होता है वो हमारे स्टमक में क्या होता है, चले जाता है। ठीक है, फूड पासेस फ्रॉम माउथ टू ओएसोफेगस, लिटरली मीनिंग ऑफ ईट और कैरी। इसी का मतलब होता है ओएसोफेगस तक जो है, माउथ से जो है स्टमक तक जो पहुंचता है फूड विया अ मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड फेरिंग्स। उसी पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। Thereafter by the peristalsis it passes through the esophagus to the stomach। फिर स्टमक में पहुंचा, जैसे ही स्टमक में पहुंचता है वहां पर दो लिक्विड रिलीज होते हैं, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा होता है पेप्सिन। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है जब हमारा फूड जो है स्टमक तक पहुंचता है तो वहां पर कौन से दो लिक्विड रिलीज होते हैं, तो एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, दूसरा पेप्सिन होता है। ठीक है, और ये जो पेप्सिन है ये कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, तो हमारे फूड में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको खत्म करने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम जो है करता है। आर मेनली रिलीज्ड फ्रॉम द ग्लैंड इन द वॉल ऑफ द स्टमक दैट हेल्प्स डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। वही चीज बोल रहा है, churning, grinding, mixing with the digestive juice in the stomach turns food to a thick fluid that passes in the spot into the small intestine। हमारे स्टमक में फूड ऑलमोस्ट 2 घंटे तक रहता है और 2 घंटे तक रहने के बाद उसमें जितने भी जूसेस मिक्स करना होता है हमारा बॉडी क्या करता है, सबको मिक्स कर देता है और एक थिक क्या करता है, फ्लूइड बनाता है। मतलब फ्लूइड जैसा, लिक्विड जैसा ये क्या करता है, लेकिन थिक में जो है ये बनाता है, मतलब मिक्स कर देता है। और इसको फिर कहाँ भेज देता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है भेज देता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जैसे ये हमारा माउथ हो गया, ये हमारा स्टमक हो गया, स्टमक में जो है इस तरीके का क्या होता है, बहुत लंबा जो है आपको एक पाइप दिखेगा, जिसको आप डायग्राम देखोगे तो आपके बुक में ये आपको दिखेगा। इस तरीके का बहुत सारा लंबा पाइप होता है। इस पाइप का लेंथ ऑलमोस्ट कितना होता है, 20 फीट, लेकिन ये मुड़ा हुआ होता है इस तरीके से, अलग अलग जो है इस तरीके से मुड़ा हुआ जो है होता है, तो इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। The process of digestion completes here and the nutrients are absorbed into the vessel। जब फूड हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड हमने कंज्यूम की है उसमें जो भी काम की चीज है, जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी मिनरल है, उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है करता है। दैट कैरी देम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो भी न्यूट्रिशन, जो भी एनर्जी फूड में थी उसको एब्जॉर्ब करेगा और बॉडी के अदर पार्ट्स तक जो है वो ब्लड्स के थ्रू जो है क्या करता है, भेजता है। क्योंकि ब्लड्स हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होते रहते हैं, तो जो भी एनर्जी है, जो भी मिनरल्स वो ब्लड के साथ मिक्स होते हैं और ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरे बॉडी में पहुंचते हैं। Digestive juice from liver and the pancreas that reaches the small intestine aid in the process of digestion। जैसे स्टमक में दो लिक्विड आए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, उसी तरीके से जब फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां पर जो है क्या होता है, एक तो लीवर से और दूसरा पेनक्रियास से कुछ लिक्विड जो है क्या होती हैं, रिलीज होती हैं।
पेनक्रियास से जो जूस रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस जो बेसिकली किसका बना होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का बना हुआ होता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट नेचर में कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। जैसे यहाँ पर जो पेप्सिन है ये एसिडिक नेचर का था, उसी तरीके से बाइकार्बोनेट सोडियम क्या होता है, बेसिक नेचर का जो है होता है। और ये क्या करता है, फूड को जो है डाइजेस्ट करने का काम करता है। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड द प्रोटीन आर डाइजेस्टेड हियर। हमारे फूड में जितना भी मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट रहता है, फैट्स रहता है, डाइजेस्ट वो प्रोटीन्स रहता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद जो भी चीज बची हुई होती है वो कहाँ पहुंचती है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है पहुंचती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी डाइजेशन होना रहता है हो जाता है, फिर वो पहुंचता है कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन उससे पहले द न्यूमरस फोल्डिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर आल्सो कॉल्ड विली। वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने स्ट्रक्चर बताया था ना, इस तरीके से मुड़ा मुड़ा मुआ हुआ होता है, होल्डिंग फोल्डिंग वाली, इसको हम लोग बोलते हैं विली। इसमें क्या होता है, इसका जो सरफेस होता है ना, वो एक तरीके का स्पेशल सरफेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मिलता है। वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, तो याद रखना विली। विली एक सरफेस होता है जो कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है। फिर वो ब्लड के साथ मिक्स कर देता है, फिर ब्लड पूरे बॉडी में इसको अदर पार्ट्स पर जो है भेजता है। सम वाटर एंड द सॉल्ट आर आल्सो ऑब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी और सॉल्ट का भी एब्जॉर्प्शन होता है। अब जितना डाइजेशन होना था स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, जितना एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होना था विली के थ्रू हो गया। अब जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में फाइनली डाइजेशन कंप्लीट होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए आपको लार्ज इंटेस्टाइन में किसका किसका डाइजेशन होता है, वाटर का भी होता है और सॉल्ट का भी डाइजेशन जो है होता है। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल बचते हैं वो गैसेस के थ्रू और एनएस मतलब गैसेस के थ्रू, सॉलिड वेस्ट के थ्रू क्या होते हैं, हमारे बॉडी से जो है बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पूरे बॉडी में ये फंक्शन जो है होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वापिस से अगर मैं समरी बताऊं तो फूड हमारे माउथ में गया, माउथ में क्या हो गया, सलाइवा ने उसमें क्या क्या मिक्स किया और सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज हुई, फिर वो गई फूड पाइप के थ्रू, फेरिंग्स के थ्रू स्टमक में। स्टमक में जैसे ही गया वहां पर उसको मिल गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, जिसने उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया। फिर जितना डाइजेस्ट होना था हो गया, अब वो वहां पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पर जो है लीवर और पेनक्रियास से जूस आते हैं। जो स्टमक में जो जूस आता है वो एसिडिक नेचर का होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस रिलीज होती है वो बेसिक नेचर का होता है। फिर वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस में एक स्पेशल क्वालिटी होती है जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, जिसको बोलते हैं विली। फिर जितना डाइजेस्ट होना होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, बचा हुआ पोर्शन कहाँ चले जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है, और फाइनली डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में जो है होता है। ठीक है, ये है कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।